हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CPS द ब्राइट क्लासेस। जी हाँ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CPS द ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी टीम की ओर से क्लास 9 to 12 का न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम डे बाय डे जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश के वीडियो अपलोड करते हैं। तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। हमारे YouTube चैनल की तरफ से जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो फ्री ऑफ द कास्ट जो है अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के होंगे उनके माइंड पे सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जरूर अराइज कर रहा होगा कि मैथ का सिलेबस उनके लिए कैसा होने वाला है और एग्ज़ाम में उन्हें कितने क्वेश्चन जो है करने होंगे और कौन से चैप्टर जो है उनके लिए कितने मार्क्स का रोल जो है एग्ज़ाम में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में जो है क्लास 12 के स्टूडेंट का मैथ का सिलेबस। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT फॉर यूपी बोर्ड और ये आपका सिलेबस। तो इस बार क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें मैथ में टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है, आप देख पा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग संबंध और फलन बोलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। यह हमारा यूनिट नंबर 1 पे आता है। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो है एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अप टू जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम में जो रोल करेगा ये 10 मार्क्स का 10 मार्क्स एग्जाम पे हमें ये प्रोवाइड करने वाला है। ये 2 चैप्टर्स जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मतलब रिलेशन और फंक्शंस, और सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर जो है 4 से 5 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम पे। और ये जो है एग्जाम पे हमें कितने मार्क्स देंगे? 10 मार्क्स। यदि हम बात करें रिलेशन और फंक्शंस के बारे में, तो ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आपको अच्छे से याद होगा, क्लास 11 की मैथमेटिक्स में आपने पहले चैप्टर पे सेट थ्योरी, पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी था, तो वहाँ पास आपने रिलेशन और फंक्शन के कुछ कंसेप्ट जो है आपने क्लियर कर रखे हैं। वहाँ पास आपने रिलेशन पे पढ़ रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको याद होगा। तो और फंक्शंस में आपने पढ़ रखा था फंक्शन के टाइप्स, जहाँ पास आपका था मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस। तो इन सब के बारे में आपको याद होगा। बट यहाँ पास जो है क्लास 12 की मैथ में जो रिलेशंस और फंक्शन है, यहाँ पास आपको कुछ नया मिलने वाला है। यहाँ पास हम लोग बात करेंगे रिलेशंस के टाइप्स के बारे में, रिलेशंस के टाइप्स के बारे में, और जिसमें हमारा आएगा क्या? रिफ्लेक्सिव, जिसमें हमें मिलेगा रिफ्लेक्सिव हमारा होता है। सेकेंड हमारा आएगा सिमेट्रिक, ये, और फिर इसके बाद हमारा आता है ट्रांजिटिव। तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पास रिलेशन होते हैं। इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्सिव को हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, और सिमेट्रिक हमारा होता है सममित संबंध, और ट्रांजिटिव हमारा जो है वो होता है संक्रामक संबंध। तो इन 3 संबंधों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यदि हम बात करें फंक्शंस के बारे में, तो जो आपने वहाँ क्लास 11 पे पढ़ रखा था, वहाँ पास जो भी आपका फंक्शंस था वो आपका एज पर ग्राफ, वो फंक्शंस के जो भी टाइप्स थे जो अभी हमने आपको बताया, मॉडुलस आपका, सिग्नम फंक्शन, या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, तो सारे फंक्शंस आपकी कैसे थे? एज पर ग्राफ थे। लेकिन यहाँ पास जो हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे उस पर डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, और वो फंक्शंस आपका कैसा होने वाला है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पास 1-1 फंक्शंस के बारे में, दूसरा हमारा ऑन-टू फंक्शंस के बारे में, और तीसरा हमारा जो है 1-1 और ऑन-टू फंक्शंस के बारे में। अब ये होते क्या है, इसके बारे में जो हम लोग विस्तार पूर्वक इस चैप्टर की एक्सरसाइज में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पहले चैप्टर का आपका रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसे हम संबंध और फलन बोलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, जो हमारा सेकंड चैप्टर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जो त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने क्लास 11 पे पढ़ रखा था, उसी की बात हम लोग यहाँ पास फिर से करेंगे। क्लास 11 पे हमने जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रखा है कि हमारा साइन थीटा होता है, ये ऐसे टैन थीटा, कॉस थीटा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी हमने पढ़ रखा है, यहाँ पास जो है इनका हम इन्वर्स पढ़ेंगे। इन्वर्स का मतलब ये आपका हो गया साइन इन्वर्स एक्स आप बोल सकते हैं, ऐसे ये साइन आपका टैन इन्वर्स एक्स हो गया, और यहाँ पास आपका ये कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। तो ये जितने भी आपके
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, इनकी डोमेन क्या होगी, डोमेन मतलब आप समझ गए प्रांत, इनकी कोडोमेन क्या होगी और इनकी रेंज क्या होगी। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जो हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारा पहले ही यूनिट पे आता है उसमें 2 चैप्टर्स हैं और जो हमें जो है 10 मार्क्स एग्जाम पे देंगे, और इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो है 4 से 5 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा तीसरा चैप्टर क्या है। तो हमारा जो तीसरा चैप्टर आता है, आप देख पा रहे बोर्ड पे, तीसरा चैप्टर हमारा होता है मैट्रिक्स का, या फिर हम इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग आव्यूह कहते हैं। ये आपके लिए नया होने वाला है। इसके बाद एक 4 चैप्टर हमारा आता है डिटर्मिनेंट का, जिसे हम सारणिक के नाम से जानते हैं, डिटर्मिनेंट, ये सारणिक। तो ये दोनों जो चैप्टर हमारे हैं 3rd और 4th जो है, ये हमारे आते हैं मैथ के यूनिट नंबर 2 पे, यूनिट नंबर 2 पे आएगा, और जो कि एग्जाम पे जो है हमें एग्जाम पे 13 मार्क्स के इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस एग्जाम पे आएंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो वी कैन से डैट इससे रिलेटेड जो है हमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा मैट्रिक्स होता है या फिर जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जिसे हम सारणिक और उप सारणिक बोलते हैं, ये आपका आव्यूह और सारणिक, तो इनसे रिलेटेड जो है हमें 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम पे देखने को मिलने वाले हैं, और ये एग्जाम पे जो है 13 मार्क्स का रोल करेगा। अब यदि हम बात करें कि इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, तो मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो आप लोगों के लिए जो है नया है। क्लास 11 पे इसका कोई भी ताल्लुकात क्लास 11 के किसी भी चैप्टर से नहीं है। मैट्रिक्स को जो है हम लोग लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ऐसे, आपको पता है। इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, A1 A2 ये A3, ऐसे ही हमारा हुआ यहाँ पास A4 A5, और ये हमारा यहाँ हुआ A6। इसके बाद ये हमारा हुआ यहाँ A7, यहाँ A8 हमने कर लिया, और ये हमारा हुआ A9। तो इसके अंदर ये जो होते हैं हम इसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे जो है आव्यूह के तत्व कहलाते हैं, आव्यूह के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ये। और इसमें जो ये हमारा फर्स्ट पे आता है, इसे हम जो है रो 1 बोलते हैं, और ये हमारा जो है रो 2 हो जाता है, और इसे हम यहाँ पास रो 3 बोलते हैं। ऐसे ही हमारा कॉलम होता है, इसे हम लिखते हैं यहाँ C1 से, ये होता है हमारा C2, और ये हमारा होता है यहाँ पास C3। तो ऐसे हम लोग जो है आव्यूह को यहाँ पास संकेत, उसका संकेतांक जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। तो ये याद रखिएगा, R1 R2 R3 आपका, ये C1 C2 और ये C3, ये इस साइड के ये जो हमारे होते हैं रो कहलाते हैं, इसे हम रो बोलते हैं या पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति ऐसे। और ये जो हमारे होते हैं ये हमारे सभी कॉलम कहलाते हैं, जिसे हम स्तंभ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें और भी पढ़ेंगे कि 2 आव्यूह हमें 2 मैट्रिक्स दे रखे, तो उनका हम एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है मैट्रिक्स चैप्टर पे पढ़ेंगे। यदि हम बात करें डिटर्मिनेंट के बारे में, जो हमारा सारणिक होता है, तो सारणिक भी हमारा मैट्रिक्स से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम ही होते हैं। दोनों पे बस अंतर इस बात का है कि मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पे लिखते हैं, लेकिन जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है उसे हम लोग जो है 2 पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिखते हैं। कैसे, आप देख पा रहिए, ये 2 हमारी पैरेलल लाइंस होगी, 2 समांतर रेखाएं ऐसे, और इसके इनसाइड पे जो हम एलिमेंट लिखेंगे A1 A2 ये A3 हो गया, ऐसे यहाँ पास A4 ये हमने A5 किया, ये हमारा A6 हुआ, A7 हमने किया, यहाँ पास A8 हुआ, और ये हमारा A9 हो गया। तो ये जो हमारा हुआ इसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। ये हमारा सारणिक का नोटेशन हो जाएगा। ऐसे हम सारणिक में जो भी अवयव दे रखे हैं इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा यहाँ भी R1 होता है, ये हमारा होगा R2, और इसे यहाँ पास हम लोग R3 बोलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, R1 R2 R3 का रो हो गया, अभी हमने आपको बताया। इसके बाद ये जो हमारा कॉलम होगा C1, ये हो गया C2, और ये हमारा क्या हो गया C3। अब हम यदि बात करें कि सारणिक पे एक्चुअल पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सारणिक पे जो है हम लोग देखेंगे जैसे ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, और वो भी सारणिक का यूज करके। और सारणिक के गुणधर्म क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं,
उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तभी आपने देखा हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में, तो याद रखिएगा ये 13 मार्क्स हमें देगा और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम पे जो है हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा 5वां चैप्टर है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। इसके बाद 5th चैप्टर में हमारा आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा होगा सातत्य, ऐसे सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता, तो ये हमारा हुआ 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। इसके बाद जो हमारा 6 आता है वो हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे जिसे हम लोग बोलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। इसके बाद हमारा जो 7th चैप्टर आता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकलन, ये हमारा समाकलन। इसके बाद हमारा 8th चैप्टर आता है समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिकॉल कर सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलनों के अनुप्रयोग। इसके बाद एक लास्ट हमारा यहाँ पास और हमें मिलेगा इस यूनिट पे 9 पे, और वो हमारा आता है अवकल समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण, तो ये आपने देखा 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे। तो ये जो चैप्टर्स हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं ये हमारे आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, ये हमारा आएगा यूनिट 3, और जो होता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब पता है आपको अच्छे से, कलन, और शायद आई थिंक इसी के नाम पे जो हमारा अवकलन और समाकलन आया, कलन से, कैलकुलस से है। तो मतलब इतने चैप्टर्स जो है वो आप देख पा रहे बोर्ड पे कि 5, 6, 7, 8 और 9 आपके जो है ये हमारे यूनिट नंबर 3 पे आता है, और ये हमारा पार्ट होता है किसका, कैलकुलस का पार्ट होता है। यदि हम इनसे बात करें कि ये 5 चैप्टर से रिलेटेड जो है एग्जाम पे हमें जो है मार्क्स मिलते हैं 44 मार्क्स, मतलब 44 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इन 5 चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम पे पूछे जाते हैं। अब यदि बात की जाए कि कितने क्वेश्चंस इन 5 चैप्टर से एग्जाम पे आएंगे, तो इससे रिलेटेड जो है 16 अप टू 18, 16 से 18 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इन 5 चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये 5 चैप्टर्स जो है कितने ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या कितना इसे पढ़ना या समझना जो है रिक्वायरमेंट है। इसके मार्क्स ही आपको ये बात बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। तो याद होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपने क्लास 11 पे कुछ बातें जो आपने पढ़ रखी है, जहां आपने लिमिट के बारे में पढ़ा था कि कोई लिमिट हमें दे रखी है और उसमें कोई हमारा फंक्शन दे रखा है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन को जो है सेटिस्फाइड करती है नहीं, उसके लिए आपने निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको याद होगा। फिर आप निकालते थे राइट हैंड लिमिट, और फिर उस फंक्शन पे आप लिमिट को रखते थे, और तीनों यदि इक्वल होता था तब आप बोलते थे कि लिमिट जो है वो एक्सिस करती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पास भी हम लोग बात करेंगे। इसमें जो एक नाम आप देख पा रहे हैं सांतत्य, सांतत्य का मतलब होता क्या कि मान लेते हैं कि हमें कोई यहाँ पास क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, जैसा आपने क्लास 11 में किया था ये,
लिमिट एक्सटेंज टू यहाँ पास 1 और यहाँ पास कोई फंक्शन हमने रखा 2x और इसके अपॉन पे फॉर एग्जांपल x² + 1 हमने ये एक फंक्शन रखा और हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूटी इस पर लागू होती है या नहीं, आई मीन ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते थे या करेंगे भी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके बाद यहाँ पास हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास सबसे पहले हमें निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल होना चाहिए यहाँ पास राइट हैंड लिमिट और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू। यदि ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूटी जो है उस पर लागू होगी, अर्थात वो फंक्शन हमारा जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में यदि हम बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपने ऑकलन के कुछ रूल आपने पढ़ रखे हैं, जैसे आपका d/dx होता था और कोई फंक्शन आपको दे रखा तो उसका आप ऑकलन कैसे करते थे, तो आपको ये बात याद होगी। तो यहाँ पास हम लोग उसी के जो है थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा 6th चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ऑकलज के अनुप्रयोग। ऑकलज के अनुप्रयोग का मतलब होता है कि ऑकलन जो हम लोग 5th चैप्टर में यहाँ पास पढ़ेंगे, इसके बाद इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे स्पर्शरेखा होती है, टेंजेंट लाइन है, नॉर्मल लाइन है, इन सारी चीज़ों पर रिलेटेड जो है ऑकलन का हम लोग यूज जो है चैप्टर नंबर 6 पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 आता है समाकलन, जिसे हम इंग्लिश में इंग्लिश में जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब ये समाकलन है कि आपको याद होगा फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो है, या फिजिक्स में आपने कुछ क्वेश्चंस को जब आप डिराइव करते थे उसका डेरिवेशन करते थे तो वहाँ पास भी जो है हम लोग समाकलन का यूज करते हैं। और बेसिकली समाकलन और ऑकलन जो होता है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट ही होता है। यदि हम बात करें इसमें ऐसे ऑकलन को हम लोग यहाँ पास d/dx से ऐसे डिफाइन करते हैं और यहाँ पास x की पावर यहाँ पास n के लिए यदि हम फार्मूला राइट करें क्या होगा, n x की पावर पे जो आपका n-1 होगा। यदि हम इसी से रिलेटेड फार्मूला समाकलन पे बात करें इसमें, तो समाकलन के लिए फार्मूला होता है ये, ऐसे समाकलन का साइन हमारा होता है और यहाँ x की पावर n और ये आपका dx हो जाता है और इक्वल पे जो है यहाँ पास मिलता है x की पावर पे n+1 और अपॉन पे n+1 और लास्ट में यहाँ पास जो है एक कॉन्स्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा समाकलन का फार्मूला हुआ और ये हमारा हुआ ऑकलन का फार्मूला। तो याद रखिएगा समाकलन और ऑकलन जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। इसके बाद 8वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। प्लस समाकलन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। बेसिकली यदि हम बात करें कि समाकलनों के अनुप्रयोग में, तो जैसे आपको याद होगा साइन कॉस का जो ग्राफ होता है यदि उसका एरिया निकालना हो, आपको उसमें का एरिया फाइंड करना हो तो वहाँ पास जो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पास हम लोग समझें कैसे। यदि हम यहाँ पास देखें ऐसे ये हमारा हुआ साइन एक्स, तो आपको याद होगा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन का जो ग्राफ बनता है ऐसे मूव करता है, ये आपको याद होगा, ये साइन का आपका ग्राफ हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका एक वक्र जो है या फिर एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पास स्टार्टिंग होती है 0 से, यहाँ पास होता है इसका पाई 180 और यहाँ पास फिर हो जाता है इसका 2 पाई। आपको ये याद है। यदि मान लेते हैं इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया में फाइंड करना हो, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि 0 से पाई तक मूव कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग समाकलन का यूज करते हैं और यहाँ 0 से पाई है तो इसलिए यहाँ पास हम लोग लिखते हैं 0 और ये हमारा हो जाता है पाई। और हम साइन एक्स की बात करें तो यहाँ पास हमारा साइन एक्स आ जाता है और फिर यहाँ पास हमारा dx हो जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जो हमारा ग्राफ होगा, हमें डिफरेंट टाइप का ग्राफ दिख सकता है, अनेकों प्रकार के ग्राफ जो देखने को मिलेंगे। जैसे ये स्ट्रेट लाइन का हमारा हो गया, हमसे कहा जाएगा कि इसका एरिया निकालिए, तब भी हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समाकलनों के अनुप्रयोग का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारा 9th चैप्टर आता है, आप देख पा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसे हम लोग अवकल समीकरण बोलते हैं। अवकल समीकरण पे हम लोग जो है ऑकलन और समाकलन दोनों के मिलाकर जो है दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। यदि एक एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें, तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे ऐसे यहाँ पास हमें एक क्वेश्चन दिया होगा कि d/dx हमें दे रखा है और यहाँ पास जो है इसके साथ मान लेते हैं यहाँ पास हमें दे रखा है y × sin x आ रहा है और इक्वल पे हमें cos x दिया होगा।
ऐसे। तो इस चैप्टर पे जो हमारा 9 आ रहा है इसमें हमसे पूछेगा कि बताइए जो हमें यहाँ पास अवकल समीकरण दे रखा है इसकी ऑर्डर क्या होगी और इसकी घात क्या होगी। I mean इसकी कोटि और इसकी घात बताने के लिए हमसे कहा जाएगा। तो जो भी अवकल समीकरण होता है उसका डिफरेंशियल I mean उसका अवकलन जो जितनी बार किया जाता है वो उसकी ऑर्डर होती है और उसी की पावर ही जो है वो हमारा अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पास d/dx है तो यहाँ पास अवकलन जो है 1 टाइम्स किया गया है तो इसका ऑर्डर जो है 1 होगा और इसकी पावर यहाँ पास 1 होगी। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि अवकल समीकरण की जो कोटि है वो हमारा 1 और अवकल समीकरण की जो पावर होगी वो भी हमारा क्या 1 है। तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से चैप्टर नंबर 9 पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अभी जो हमने 5 चैप्टर्स आपको बताए वो हमें 44 मार्क्स एग्जाम में देंगे और इससे रिलेटेड जो है 16 से 18 क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा 10 चैप्टर आता है आप देख पा रहे बोर्ड पे 10 चैप्टर हमारा होता है वेक्टर अलजेब्रा का। ऐसे वेक्टर अलजेब्रा जिसे हम लोग कहेंगे सदिश बीजगणित। आप सभी को याद होगा इसके बारे में आपने क्लास 11 पे जो है आपने पढ़ रखा है वेक्टर एनालिसिस चैप्टर पे कि कोई भी जो सदिश राशियाँ होती हैं उन्हें वेक्टर के साइन से हम लोग डिनोट करते हैं और वहाँ पास जो है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे होता है और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे होता है। इसके बाद इसी में एक चैप्टर और हमारा आता है 11 मतलब I mean इसी यूनिट पे 11 चैप्टर हमारा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। 3D का मतलब आपको पता है आपका 3 डायमेंशनल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो ये दोनों चैप्टर हमारे जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा आता है यूनिट नंबर 4 पे, यूनिट नंबर 4। और ये जो है एग्जाम पे हमें जो मार्क्स प्रोवाइड करने वाला है 17 मार्क्स। इससे रिलेटेड इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम पे 17 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि हम ये यहाँ पास टेल करें आपको तो इससे इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो है आपको 6 से 8 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जो है एग्जाम में आपको 6 से 8 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें कि वेक्टर अलजेब्रा है क्या तो आपको बहुत अच्छे से क्लास 11 पे आपने पढ़ रखा है, आपको याद है। जैसे मैं यहाँ पास 2 सदिश राशियाँ दे रखी हैं वेक्टर ए और यहाँ पास डॉट वेक्टर बी। तो आपको याद होगा इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमें मिलेगा यहाँ पास ए बी कॉस थीटा। और यदि इन्हीं दोनों का यहाँ पास हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें ऐसे वेक्टर में आपको याद होगा यहाँ पास क्रॉस लिखते हैं और इसके लिए आपका फार्मूला यहाँ पास हो जाता है ए बी साइन थीटा और यहाँ पास आपका होता है एन कैप, जहाँ एन कैप को हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं। और इकाई सदिश का यदि हम मॉडुलस ले लेते हैं इसका परिमाण ले लेते हैं तो ये हमारा 1 हो जाता है। तो फिर यहाँ पास हम लोग बोलते हैं कि हमारा ए बी साइन थीटा। तो इसी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में जो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग करेंगे। बीच का एंगल निकालना भी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा 11 आता है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इसके बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ रखा, आपको याद होगा। बेसिकली जो हमारा 3D ज्योमेट्री होता है आपने जैसे पढ़ा है कि 2D और 3D के बारे में। तो 2D पे जो भी आप फिगर मेक करते हो वो फिगर आपका प्लेन पे होता है। प्लेन का मतलब जैसे हम यहाँ पास बोर्ड पे हम राइट कर रहे हैं तो हमारा क्या प्लेन है। तो इस प्लेन पे जो भी चीज़ हम मेक करेंगे फिगर तो सभी हमारे जो है वो क्या कहलाएंगे 2D होंगे। लेकिन यदि 3D की हम बात करें तो 3D पे जो भी फिगर क्रिएट होता है, जो भी फिगर बनता है वो हमारे स्पेस में होता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हमें मिलती हैं और हमारा वो क्या होता है आप देख पा रहे हैं, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हमारी क्या वो हाइट भी होगी। तो यदि ये 3 चीज़ें हमारी आ जाती हैं तो वो हमारा 3D पे होता है। बेसिकली 3D पे है क्या, जैसे आपने क्लास 11 पे पढ़ रखा है, आपको याद होगा ऐसे
इंटीरियर सेक्शन पॉइंट के बारे में, जिसे हम लोग अंतःविभाजन बिंदु बोलते हैं। और एक सेकेंड आपको याद होगा एक्सटीरियर के बारे में, ऐसे एक्सटीरियर सेक्शन पॉइंट जिसे हम बाह्य विभाजन बिंदु बोलते हैं। यदि हमें 3 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं कि x1, y1, z1, और ये हम मान लेते हैं यहाँ पास पहला बिंदु हुआ। सेकेंड पॉइंट हमें दे रखा है x2, यहाँ y2, और ये हमारा z2 हो गया। तो यदि हमें यहाँ पास अंतःविभाजन का फार्मूला अप्लाई करना है इंटीरियर सेक्शन पॉइंट का, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है क्लास 11 पे आपने पढ़ रखा है यहाँ पास, ऐसे यह हमारा होगा यहाँ पास m1, ये हो जाता है ऐसे x2 प्लस का यहाँ पास m2 x1, और इसके अपॉन पे जो है यहाँ हमें m1 प्लस का m2 मिलता है। इसके बाद ऐसे यहाँ भी होता है फिर m1 y2 और प्लस का हो जाता है यहाँ पास m2 y1, और इसके अपॉन पे यहाँ पास आता है m1 प्लस का m2। इसके बाद यहाँ पास आता है कामा ऐसे m1 z2 और प्लस का ये हो जाता है m2 z1, और इसके अपॉन पे यहाँ पास m1 प्लस m2। और यदि ऐसे यहाँ पास हम एक्सटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, एक्सटीरियर सेक्शन पॉइंट के, तो हम यहाँ पास जो प्लस होता है वो सभी हमारे हो जाते हैं माइनस। तो ये फार्मूला हम लोगों ने 3D में पढ़ रखा, तो इन सभी का हम लोग यूज जो है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री में हम करेंगे, और इनसे रिलेटेड कुछ और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि ये जो हमारा 10 और 11 चैप्टर हुआ वो हमारा पॉइंट यूनिट नंबर 4 पे आएगा, और जो हमें एग्जाम में 17 मार्क्स देगा। और इससे रिलेटेड जो है अभी हमने आपको बताया था, इससे रिलेटेड हमें एग्जाम पे जो है 6 to 8 जो है क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 2 चैप्टर और आते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 12, चैप्टर नंबर 12 हमारा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग। जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पास हिंदी में ऐसे रैखिक प्रोग्रामन। तो ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 13, जो हमारा यूनिट नंबर 5 पे आता है। इससे रिलेटेड एग्जाम पे जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, और जो एग्जाम पे हमें जो है 6 मार्क्स प्रोवाइड करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा होगा रैखिक प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड जो है 1 से या 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलने वाले हैं, और ये हमें 6 मार्क्स देगा। यदि हम बात करें यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, रैखिक प्रोग्राम है, तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर हमारा था क्लास 11 पे रैखिक अशमिका का, जिसमें आपको याद होगा आप ग्राफ में करते थे कि यदि आपको 2 असमिकाएँ दे रखा हो ऐसे x + 2y, और यहाँ पास आपका ऐसे लेस देन आर इक्वल आपका होता था, और यहाँ पास 4 एंड एक सेकेंड आपको दे रखा है यहाँ पास, सपोज कर लेते हैं कि 2x प्लस का y, और ये आपका हो गया यहाँ पास लेस देन आर इक्वल यहाँ पास 4 ऐसे। तो इन दोनों असमीकाओं को हम लोग वहाँ पास जो है सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद जो है कुछ ऐसा हम लोग वहाँ पास ग्राफ मेक करते थे, आप देख पा रहे हैं। ग्राफ मेक करने के बाद जो हम लोग जो इन दोनों असमीकाओं से घिरा हुआ भाग हमें मिलता था, उसे हम लोग वहाँ पास सैडेड करते थे। लेकिन यहाँ पास हमें इसके अलावा भी कुछ अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पास जो हमें ये असमीकाएँ दी होंगी, इनका हम लोग जो है एक यहाँ पास उपदेश फलन भी दिया होगा, z इक्वल समथिंग ऐसे हमारा, और उसका हम लोग जो है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण उसका मान भी हम लोग जो है निकालेंगे। तो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में और अच्छे से डीपली हम लोग पढ़ेंगे। अब लास्ट हमारा जो चैप्टर आता है 13, और जो है हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है आप लोग सभी जो है क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पास जो क्लास 12 में आपका प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो कुछ हाई लेवल की होगी। तो ये आपका वर्ड चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। जिसे हम लोग क्या कहेंगे प्रायिकता। प्रायिकता से रिलेटेड जो एग्जाम पे क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार देखने को मिलते हैं, और ये जो है एग्जाम पे हमारा 10 मार्क्स का रोल करता है। तो बात आती है कि प्रोबेबिलिटी में एक्चुअल में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे होती है स्वतंत्र घटनाओं के बारे में है,
बेस थ्योरम हमारा होगा और रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है वहाँ पास थोड़ा सा बेसिक था और यहाँ पास उसका हाई वर्जन है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 10 मार्क्स एग्जाम में देगी और जिससे रिलेटेड जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप इंट्रोडक्शन क्लास 12 की मैथ का आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर आता है और पहला चैप्टर हमारा क्या, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था क्लास 12 की मैथ का सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस और फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जो हमारा रिलेशंस और फंक्शन होता है ये टफेस्ट सेकंड चैप्टर माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टफेस्ट चैप्टर हम लोग 3D को मानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो ये भी हमारे टफेस्ट चैप्टर माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के पीछे एक बात कॉमन है, प्रीवियस नॉलेज। यदि आपको प्रीवियस नॉलेज है, आई मीन जैसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के बारे में क्लास 11 के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनका हम लोग यहाँ पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज करेंगे। जैसे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हुआ, ऑकलज के अनुप्रयोग, तो इसमें हम लोग जो है ऑकलन का यूज करेंगे जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखे हैं। तो जब भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उन्हें ये बातें जो है जल्दी से समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो उसमें डिमोटिवेट होने लगते हैं और ध्यान भी नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हें वो और भी अच्छे से क्लियर नहीं होता। बट हम आपको थोड़ा सा इफेक्टिव पढ़ाने वाले हैं, कुछ हट कर। तो आपको हमारी बातें जो है बहुत ध्यान से सुननी है, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास आपकी कॉपी पेन किताबें सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जब भी हम आपसे कहें कि पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, तो वहाँ पास आपको वीडियो को रोकना है, समझना है, फिर कॉपी में राइट डाउन करना। यदि यहाँ पास कोई क्वेश्चन आपसे हमने पूछा तो उस क्वेश्चन को पहले आपको अपनी नोटबुक में करना है, उसके बाद हमारे आंसर से उसे मैच करना है। और जिस क्वेश्चन पे यदि हमने यहाँ पास DYS डू योर सेल्फ यदि हमने लिखा तो उस क्वेश्चन को जो है आपको खुद से ट्राई करना होगा। इफ़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में जो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में। तो रिलेशंस और फंक्शंस जो हमारा क्लास 12 का है, इसे स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग कुछ क्लास 11 के कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। और क्लास 11 का हमारा कंसेप्ट क्या था देखते हैं। तो रिलेशन पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, कार्तीय गुणनफल है क्या। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, दो अरिक्त समुच्चय हमें दे रखे हैं। सेट ए इक्वल हमें दे रखा है यहाँ पास 1 2 3, ऐसे मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं 1 2 3, आपको पता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं या फिर एलिमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट, समुच्चय के अवयव। एंड एक और हम यहाँ पास सेट जो है लेट कर लेते हैं बी इक्वल, हमारा हो गया यहाँ पास 4 और 5 ऐसे। अब यदि हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है या कार्तीय गुणनफल निकालना है, तो आपको अच्छे से याद है क्लास 11 पे आपने कर रखा है। हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी इक्वल, ए क्रॉस बी इक्वल। तो यहाँ पास जो है इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पास ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये हमारा हो गया सेट ए का और यहाँ सेट बी का। सेट ए में एलिमेंट्स हमें क्या दे रखे हैं 1 2 3 ऐसे, और सेट बी में हमें क्या दे रखा है 4 5। तो जब भी हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले सेट ए का जो पहला एलिमेंट हुआ हमारा, उसका सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स दिए होते हैं उन सभी के साथ जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका करेंगे ऐसे। तो मतलब 1 का क्या होगा, 1 के साथ 4 का, 1 का 5 का, तो क्या हो जाएगा 1 का 4 और 1 का 5। तो यहाँ बस अब जो है हम लोग राइट करेंगे ऐसे, तो 1 का 4 और फिर ये हो जाएगा हमारा 1 का 5। इसके बाद यदि हम 2 का करेंगे तो 2 का 4 होगा और फिर हमें क्या मिलेगा 2 का 5। तो ये हुआ 2 का 4 और ये हमने किया 2 का 5। इसके बाद यदि हम 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का 4 और 3 का 5। तो 3 का 4
और ये हमने यहाँ पास राइट किया 3,5। तो आपने देखा कि यदि हमें दो नॉन एम्प्टी सेट हमें दे रखे, दो अरिक्त समुच्चय दे रखे हैं, सेट ए 1 2 3 जिसमें एलिमेंट दे रखे थे, सेट बी में हमारा 4 और 5 एलिमेंट दे रखा था, इन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या लिखा, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 और 3,5। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं ये आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये जो भी एलिमेंट्स हमने लिखे हैं इन सभी एलिमेंट्स को जो है हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, या इसे हिंदी में क्रमित युग्म कहा जाता है। ये अब बात आई कि इसे हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो भी फर्स्ट हमारा एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है सेट ए से, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा बिलोंग करता है सेट बी से। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए हम लोग जो इसे ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, और इसमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा सेट बी से बिलोंग करता है। तो अब बात आती है कि हमारा रिलेशन क्या होता है। तो जो हमारा रिलेशन है वो भी हमारा एक टाइप का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट्स जो हम लोग टेक आउट करते हैं तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि रिलेशन क्या है। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और फिर उसके बाद हमने बात की थी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए आर बी, मतलब जो भी हमारा रिलेशन है उसे हम लोग जो ऐसे यहाँ पास प्रदर्शित कर सकते हैं ए आर बी से। ये इसका हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो आप देख पा रहे बोर्ड पे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो अभी आपने देखा था, ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर्स। मतलब जो हमारा रिलेशन होता है वो एक टाइप का हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो एलिमेंट्स हम लोग उसका जो सबसेट होता है। सबसेट का मतलब तो यही हुआ ना कि हमें कोई सेट दे रखा, उस सेट से जो भी हम एलिमेंट्स लेकर लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है या उप समुच्चय कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए आर बी, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर्स। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकाले गए कुछ एलिमेंट्स, कुछ सम मैनर्स, कुछ प्रकार से या कुछ तरीकों से जो एलिमेंट्स हम यहाँ लिखते हैं, निकालते हैं उससे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। यदि इस बात को हम समझें तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि दो सेट हमने लिख रखे हैं। सेट ए इक्वल हमें दे रखा है 1 2 3 और सेट बी इक्वल हमें दे रखा है 4 5 6। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आपके लिए बहुत आसान है, आपने अभी देखा ही था। कैसे हम करेंगे, यहाँ पास 1 हमारा आ रहा है, 1 के साथ हमें यहाँ पास ऑल एलिमेंट को लेना है। तो ये हो जाएगा 1,5, फिर आएगा हमारा 1,6 और फिर हमें क्या मिलेगा 1,7। तो हमने ये लिखा 1,5 1,6 1,7 हुआ। सेम एज ऐसे हम लोग यहाँ पास करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2,5 2,6 और 2,7। तो आप देख पा रहे ये ऐसे हुआ हमारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पास करेंगे 3 को, तो क्या होगा हमारा 3,5 3,6 और 3,7 हो गया। तो हमने यहाँ पास सेट ए और सेट बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पास हमने निकाला, तो हमें यहाँ पास एलिमेंट्स मिले। और आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहलाते हैं, हमने आपको ये भी रीजन बताया था कि सेट ए का जो भी मतलब ये जो पहला एलिमेंट हमारा आता है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो सेकेंड एलिमेंट हमारा होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद रिलेशन को समझने के लिए यहाँ पास जो है हम 2 एग्जाम्पल टेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हमने यहाँ लिखा R1 इक्वल जो है A, B सच दैट A and B आर इवन फॉर ऑल, या वेयर A जो है सेट A से बिलोंग करता है, स्मॉल b जो है हमारा सेट B से बिलोंग करता है। तो यदि हमें इसका रिलेशन बताना है यहाँ पास, तो हम कैसे लिखेंगे, R1 इक्वल, आप देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों हमारे क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। और ये हमें ए और बी कहाँ से टेक आउट करना है, आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो हमारा सेट ए से बिलोंग करता है और जो हमारा बी होगा वो सेट बी से बिलोंग करता है। तो आप देखिए इसमें सेट ए में इवन नंबर और सेट बी में जो इवन नंबर है, सेट ए में इवन नंबर कौन हो आपका होगा 2 आपका हो जाएगा इवन नंबर सेट ए का, और सेट बी में इवन नंबर आपको क्या मिलेगा 6। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पास इवन नंबर। तो यहाँ पास जो हम लिखेंगे R1 इक्वल
तो इसमें कौन सा एलिमेंट हमारा आएगा 2,6। तो ये हो गया हमारे यहाँ पास 2,6। केवल एक ही एलिमेंट इसमें हमें मिलने वाला है क्योंकि और इसके बाद कोई भी हमारा यहाँ पास जो इवन नंबर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पास लिखा R1 इक्वल जो हमारा है रिलेशन पे, R1 इक्वल हमें जो एलिमेंट मिला 2,6 जो है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब बात आई कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे बिलोंग करता है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2,6 यहाँ भी आ रहा है ये और 2,6 यहाँ भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R1 जो हमारा होगा, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सेट A और सेट B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारा R1 है वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। तो हम ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पास जो हमारा रिलेशन है ये इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा सबसेट ऑफ A क्रॉस B टेकन आउट इन सम मैनर्स। और ये हमारे मैनर्स क्या है, आपने जो देखा यहाँ पास इवन नंबर का, तो ये हमारा एक मैनर हो गया, एक प्रकार हो गया। यदि इसी बात को एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझें तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि A, B सच डेट A एंड B आर बोथ odd numbers where A belong to set A and B belong to set B। अब यहाँ पास हम लोग odd number की बात कर रहे हैं, तो set A और set B में odd numbers कौन से हैं आप यहाँ पास पहले देख लीजिए ऐसे। तो ये हमारा हुआ यहाँ पास set A और ये हमारे यहाँ पास 1 और 3 जो है वो odd numbers होंगे, ये odd numbers हो गए हमारे विषम संख्याएं। और यहाँ हमारा जो 5 और 7 चल रहा है ये हमारे हो जाएंगे ऑड नंबर्स। अब यहाँ पास जो हमें रिलेशन डिफाइन करना है वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर्स का होना चाहिए, विषम संख्याओं का। और जहाँ सेट ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी जो है वो हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा। तो चलिए यहाँ पास अब फिर से हम लिखते हैं। तो R2 इक्वल जो है हमें क्या मिलेगा 1, पहले यहाँ पास हमने लिया 1 और 1 के साथ हमारा होगा 5, तो ये हो गया 1,5। इसके बाद ये हुआ हमारा 1 और 1 के साथ हम क्या लिखेंगे 7, तो ये हो गया हमारा 1,7। इसके बाद हमारे यहाँ पास 3 के साथ 5, तो ये हो जाएगा 3,5 और फिर ये हो जाएगा 3,7। तो आप इन दोनों पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारा A होगा और जो ये हमारा A होगा और ये हमारा B होगा, तो ये दोनों हमारे क्या ऑड नंबर्स हैं। यहाँ भी ये हमारा A और ये B जो है वो भी हमारे क्या होंगे ऑड नंबर्स। तो ये हो गया हमारा R2 रिलेशन। ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा था रिलेशंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने से पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो हमने सेट लिख रखे हैं, सेट A इक्वल और सेट B इक्वल। सेट A में जो हमारे एलिमेंट्स दे रखे 1 2 3 और सेट B में हमें एलिमेंट्स दे रखे 4 5 6। तो जो हमारा फंक्शन होता है सेट A का सेट B से, इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे आप यहाँ पास बोर्ड पे देख पा रहे हैं, f such that A tends to B। इसे प्रदर्शित करने का यहाँ पास जो है हम ऐसे लिखेंगे f such that A tends to B। अब बात करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन है क्या। तो जो पहली डेफिनेशन है उसे हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11 पे। क्लास 11 पे ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में जो है बताई गई थी। तो है क्या, आप देखिएगा बोर्ड पे कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब फंक्शन भी हमारा एक टाइप का रिलेशन ही होता है जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, अभी आपने देखा था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने आपको बताया था कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। तो फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका क्या हो, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट जो है वो क्या हो, सेम हो। यदि सेम होता है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस डिफिनीशन की बात करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, फिर उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड डिफिनीशन पे आएंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमने डिफाइन किया कि A, B सच डैट B इक्वल हमारा A+3 हमें दे रखा, वेयर स्मॉल a जो है वो बिलोंग करता है सेट A से और स्मॉल b जो है वो हमारा बिलोंग करता है सेट B से, और सेट A हमारा ये हुआ और सेट B है हमारा। अब हमें यहाँ पास फंक्शन को लिखना है। तो फंक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, हमें दे रखा है यहाँ पास b इक्वल A+3। इसके बाद यदि हमने यहाँ पास 1 वैल्यू को टेक करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पास जो है ये हमारा a होगा और यहाँ पास हमारा ये b होगा। तो यदि हमने 1 टेक किया a इक्वल 1, तो यहाँ पास हम लोग फिल करेंगे तो b इक्वल हमें यहाँ पास मिलेगा क्या 1+3, तो b इक्वल हमारा हो जाएगा 4। यदि यहाँ पास हम 2 टेक करते हैं
तो a इक्वल 2 हो जाएगा, और यहाँ पास हम फिल करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा 2 + 3, तो डैट इज़ 5। इसके बाद एक लास्ट हमारा आ रहा है 3, तो हमने यहाँ a इक्वल 3 फिल करेंगे अब, तो b इक्वल हो जाएगा हमारा 3 + 3, और डैट इज हो जाएगा हमारा 6। तो अब वैल्यू को फिल करने के बाद जो हमें यहाँ पास फंक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे उसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पास 1, 4, तो ये हो गया 1, 4, और फिर हमारा क्या होगा 2, 5, तो हमने ये 2, 5 लिखा, और फिर हमारा ये क्या होगा 3, 6। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। इफ़ आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें ये एक सेट दे रखा है मैपिंग से, सेट ए दे रखा है और ये हमारा सेट बी दे रखा है। ऐसे सेट ए में हमें एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, तो 1, 2, 3, और ये हमारे सेट बी में एलिमेंट्स दे रखा था 4, 5, 6। अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा कि a + 3 आपका होना चाहिए, तो a में आपने 1 पे जो आपने 3 ऐड किया तो 1 की मैपिंग जो है 4 से हो जाएगी, और आपने 2 पे 3 जब ऐड किया तो 2 की मैपिंग हो जाएगी 5 से, और जब आपने 3 पे 3 ऐड किया तो 3 की मैपिंग हो जाएगी 6 से, तो हो जाएगा 1, 4, ये आपका हुआ 1, 4, फिर आपका होगा 2, 5, तो 2, 5, और ये आपका हो गया 2, 6। आई होप ये बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन नंबर 1 की, जो हमने लिख रखा है क्लास 11 पे जो आपने पढ़ा है यहाँ पास। तो डिफिनीशन हमें क्या बोलती है यहाँ पास कि फंक्शन जो हमारा फलन है इज मतलब है आल्सो मतलब भी आ रिलेशन, एक संबंध है। तो जो हमारा फलन होता है वो भी क्या एक प्रकार का एक संबंध ही है, इन विच जिसमें नो टू ऑर्डर पेयर, ये हमारे क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये जो हमने फंक्शंस में यहाँ लिखे ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। तो नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पास ये हमारा हुआ 1 और यहाँ पास हुआ हमारा 2 और यहाँ पास हुआ 3, तो आप देख पा रहे हैं कि इस सभी में जितने भी यहाँ पास फर्स्ट एलिमेंट है सभी हमारे क्या डिफरेंट है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ पास एक फंक्शन को डिफाइन किया था तो ये हमारा एक फंक्शन होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम लोग जो है एक दूसरे डेफिनेशन से बात करते हैं जो हमारा क्लास 12 की डेफिनेशन है। तो क्लास 12 में जो है फंक्शन की डेफिनेशन क्या एनसीईआरटी की बुक में बताई गई है कि फंक्शन टाइप्स अ रिलेशन, फंक्शन टाइप्स अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की जो है एक इमेज जो है वो सेट बी में होनी चाहिए, केवल एक एक इमेज जो है वो सेट बी में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेट ए का पहला एलिमेंट आपका क्या हुआ 1 और इसकी इमेज क्या है 4 जो कि किस में आ रहा है सेट बी में आ रहा है। ऐसे सेट ए का दूसरा एलिमेंट क्या हुआ 2 और इसकी इमेज हो गई 5 और 5 किस में आ रहा है सेट बी में आ रहा है। और इसके बाद ऐसे 3 की इमेज जो वो क्या हो गए 6 हो गए। तो सेकेंड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन यहाँ पास जो है एक्सेस करता है। तो आई होप फंक्शन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पास जैसे अभी हमने देखा था रिलेशन के में दो एग्जाम्पल कि R1 रिलेशन जो हमारा था यहाँ पास ऐसे A, B such that A and B are even number और इवन नंबर वेयर ए जो है सेट ए से बिलोंग करता था और बी जो है वो हमारा सेट बी से बिलोंग करता था। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या एक प्रकार का रिलेशन है। तो क्या ये जो हमने रिलेशन यहाँ लिखा ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे R1 इक्वल क्या ए और बी जो है दोनों हमारे क्या होने चाहिए इवन नंबर होने चाहिए। तो सेट ए में आप देख पा रहे हैं कि हमारा इवन नंबर क्या है 2 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कामा जो है हो जाएगा हमारा 4, ये ऐसे 2, 4 हुआ और फिर क्या होगा 2, 6। तो ये हमने यहाँ पास लिखा 2, 6। तो ये हमारा एक रिलेशन तो है। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन हमारा जो है फंक्शन होगा या नहीं। तो फंक्शन पे इन्होंने जो कंडीशन हमसे पूछी क्या कि फंक्शन इज आल्सो अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ रहा है वो दोनों आपके क्या हो गए सेम हो गया, प्लस सेम फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, सेम फर्स्ट एलिमेंट। पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या हो गया ऑर्डर पेयर का सेम हो गया, तो इसलिए ये जो है हमारा फंक्शन नहीं होगा।
तो आई होप अब फंक्शन की डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। यदि हम सेकेंड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बात करें कि फंक्शन टाइप्स ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो यहाँ बस 2 की इमेज जो वो 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी, ऐसे 2 की इमेज जो है यहाँ पास 4 भी होगा और यहाँ पास 6 होगा, और जो कि फंक्शन के लिए जो है क्या है, रॉन्ग है। तो मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है, जबकि ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पास जो है ऐसे हमें दे रखा है कि ये 2 हुआ 3 हुआ, और यहाँ पास जो है इन दोनों की इमेज जो है मान लेते हैं यहाँ पास 4 है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। लेकिन यदि ऐसा आ रहा है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अभी आपने देखा था फंक्शंस के बारे में। अब कुछ चीज़ें और भी बचती हैं, जैसे हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन है। तो आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें आपको बताई गई, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बात की मैथ के सिलेबस के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात की रिलेशन फंक्शंस के बारे में, और उसमें यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाइएगा और उसमें आप टाइप कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को जो हम क्लियर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।